हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉडर्न 24/7। चलिए स्टार्ट करते हैं बीएड फोर्थ सेमेस्टर का क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल 100 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पार्ट सेकंड है। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, किसके अनुसार सहभागिता शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है? हर्बर्ट, टेलफोर्ड, थॉमसन या जॉन मेयर? राइट आंसर हो जाएगा जॉन मेयर। नेक्स्ट है, समावेशी शिक्षा के प्रवर्तक थे लुईस, थॉमसन, क्रिक या इटार्ड? इटार्ड हो जाएंगे राइट आंसर। विशिष्ट शिक्षा का सर्वप्रथम विकास कहाँ हुआ? तो ये हुआ था अमेरिका में। नेक्स्ट है, मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ वास्तविकता के धरातल पर वातावरण से पर्याप्त सामग्री करने की योग्यता है। यह कथन किसका है? पर्याप्त सामग्री प्राप्त करने की योग्यता होगा यहाँ पे, ठीक है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है लीडेल का। नेक्स्ट है, विभिन्नता का नियम प्रतिपादित किया। विभिन्नता का नियम प्रतिपादित किया था चार्ल्स डार्विन ने। विशिष्ट बालक का संबंध होता है बुद्धि स्तर से, निष्पत्ति स्तर से, आर्थिक स्तर से या सामाजिक स्तर से? राइट आंसर हो जाएगा बुद्धि के स्तर से, उनके आईक्यू लेवल से। किसने विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को दुर्लभ गुणों वाला बच्चा बताया है? राइट आंसर हो जाएगा हेविट ने। सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है, जबकि लीना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है। किस सिद्धांत को दर्शाती है? तो ये व्यक्ति की जो विभिन्नताएं होती हैं उसको दर्शाती है। निम्न में से विशिष्ट बालकों की श्रेणी में नहीं आते। लंबे बालक हो जाएगा राइट आंसर, बाकी विकलांग, पिछड़े, मंदबुद्धि ये सभी विशिष्ट बालकों की श्रेणी में आते हैं। अपसारी चिंतन किन बालकों में पाया जाता है? तो प्रतिभाशाली जो बालक होते हैं उनमें अपसारी चिंतन पाया जाता है। प्रतिभाशाली गुण अर्जित करते हैं बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, शैशवावस्था में या जन्मजात? तो जन्मजात हो जाएगा राइट आंसर। कौन से बालक को घर के लिए विशेष कार्य दिया जाना चाहिए? तो जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं उनको घर के लिए विशेष कार्य भी दिया जाना चाहिए। टर्मन और मेरिल ने प्रतिभावान बालकों की बुद्धि लब्धि को माना है 140 से ऊपर। मानसिक रेचन द्वारा किसे कम किया जा सकता है? तो आक्रामकता को कम किया जा सकता है मानसिक रेचन के द्वारा। मैग्निफिस ने प्रतिभाशाली बालकों को कितने भागों में विभाजित किया? तो 2 भागों में विभाजित किया। मनोवैज्ञानिक क्रिक ने सामान्य एवं प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान का आधार बताया। तो बच्चों द्वारा किए गए कार्यों की गति के द्वारा। बर्टलेर ने सृजनात्मकता का दूसरा नाम बताया है। क्या नाम बताया है? तो ये नाम बताया है चिंतन। राइट आंसर हो जाएगा चिंतन। मस्तिष्क उद्वेलन को कितनी अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है? तो 6 अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है मस्तिष्क उद्वेलन को। नेक्स्ट है, शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यतः होता है, शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को होता है डिस्मीथिया। एक बच्चा जो से ग्रस्त है 100 को वाज पड़ेगा और न्यूक्लियर को अनक्लियर पड़ेगा, यानी इनमें अंतर नहीं कर सकता। तो किसका शिकार है बच्चा शिकार है डिसलेक्सिया का। पढ़ने संबंधी अक्षमता होती है डिसलेक्सिया में। डिसग्राफिया होता है आपका विकृत लिखावट। डिसकैलकुलिया होता है गणना संबंधी। निम्न में से कौन सी विशिष्ट अधिगम विकलांगता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका अटेंशन डेफिसिट हाइपर डिसऑर्डर, जिसे ADHD के नाम से भी जाना जाता है। ADHD वाले लोग ध्यान केंद्रित करने, स्थिर बैठने और आवेगों को नियंत्रित करने में कठिनाई महसूस करते हैं। गंभीर दृष्टि बाधित बालकों की दृष्टि क्षमता होती है, जो गंभीर रूप से दृष्टि अंधे बालक होते हैं गंभीर रूप से, तो 2/20 होती है। और सामान्य दृष्टि कितनी होती है? सामान्य दृष्टि होती है 20/20। पूर्ण श्रवण बाधित बालक में कितने dB तक की श्रवण बाधिता होती है? तो 90 dB हो जाएगा राइट आंसर।
शिक्षा में प्रबंधन का प्रत्यय किसने दिया, तो आई की डेविस हो जाएंगे राइट आंसर। नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सा पाठ पढ़ाना शुरुआत करना चाहिए, किस पाठ से शुरुआत करना चाहिए, तो ये हो जाएगा 25 का राइट आंसर हो जाएगा आपका मेरा परिवार। वैयक्तिक विभिन्नता के आधार पर पार्क अरस्टू ने बालकों के लिए शिक्षा पद्धति दी है, 26 का राइट आंसर हो जाएगा आपका डाल्टन प्लांक। प्रतिभाशाली बालकों का विद्यालय है, तो ज्ञान प्रबोधिनी हो जाएगा राइट आंसर, 27 का ए हो जाएगा। समावेशी शिक्षा में प्रमुख योगदान किस योजना का है, तो सर्व शिक्षा अभियान का है। सर्व शिक्षा अभियान SSA 2001 में शुरू हुआ था, इसकी ईयर पूछे तो 2001 में शुरू हुआ था। यह भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम था जिसका उद्देश्य था प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण, ठीक है, को प्राप्त करना, जैसा कि भारतीय संविधान के 86वें संशोधन द्वारा निर्देशित किया गया था। ठीक है, अगर संशोधन पूछे किस संशोधन के तहत, तो 86वें संशोधन के तहत निर्देशित किया गया था। इस संशोधन ने 6 से लेकर 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया था। ठीक है, तो ये देख लीजिए, ये ज़रूरी है, इसमें 2-3 क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। 2001 में आया था सर्व शिक्षा अभियान, भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम था जिसका उद्देश्य था प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण, यानी कि जो प्राइमरी एजुकेशन है, प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण को प्राप्त करना। ठीक है, प्राइमरी एजुकेशन पे बल दिया गया था। कौन सा संशोधन था, तो भारतीय संविधान का 86वां संशोधन था, और इस संशोधन ने 6 से लेकर 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया था। नेक्स्ट है, समावेशी शिक्षा के अंतर्गत दैहिक, संवेगात्मक और सीखने की आवश्यकता को पूरा करने के लिए संसाधनों का विस्तार करना होता है। कथन किसका है, 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उमातुली हो जाएंगे राइट आंसर। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आते हैं अधिगम क्षमता वाले बच्चे, श्रवण दोष, दृष्टि दोष, ये सभी बच्चे किसके अंतर्गत आते हैं, समावेशी शिक्षा के अंतर्गत, यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन के अंतर्गत। वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा को कहा जाता है 31 का राइट आंसर हो जाएगा समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा का क्या अर्थ है, तो कक्षा में शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग शिक्षार्थियों का समावेशन करना। संविधान के किस अनुच्छेद में कमजोर वर्गों, अनुसूचित जाति और जनजाति की शैक्षिक तथा आर्थिक उन्नति की विशेष व्यवस्था की गई है। 33 का राइट आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 46, आर्टिकल 46। भारत के शैक्षिक इतिहास में किसने प्राथमिक शिक्षा का मौलिक अधिकार संबंधी बिल धारा सभा काउंसिल में प्रस्तुत किया था, राइट आंसर हो जाएगा GK गोखले, यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले। RT एक्ट 2009, RT एक्ट 2009 भारत में कब लागू हुआ, तो ये लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 को। ठीक है, RT एक्ट 2009 में आ गया था, लेकिन लागू कब हुआ था, ये दोनों क्वेश्चन अलग हैं। ठीक है, 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था, आया कब था, तो ये आया था आपका 2009 में, लागू किया गया था 1 अप्रैल 2010 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। NCF 2005, NCF की फुल फॉर्म होती है नेशनल कुरिकुलम फ्रेमवर्क। NCF 2005 की संस्तुतियों के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है, 36 का राइट आंसर हो जाएगा विश्वविद्यालयों को राजनीति से दूर रखना, यही सही नहीं है। ठीक है, बाकी परीक्षा में लचीलापन होना चाहिए, ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ना चाहिए, राष्ट्र के प्रजातांत्रिक मूल्यों का सम्मान करना चाहिए। ठीक है, होना चाहिए, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका विश्वविद्यालयों को राजनीति से दूर रखना, यानी कि दूर नहीं रखना चाहिए, विश्वविद्यालयों को उनसे जोड़ना चाहिए। ठीक है, तो यही हो जाएगा आपका राइट आंसर, ये कथन सत्य नहीं है। RT एक्ट 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक एक सप्ताह में कितने घंटे पढ़ाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 45 आवर, 45 घंटे पढ़ाएगा। 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। एक बालक को वस्तुओं को देखने में कुछ समस्या है, उसका दाखिला NCF 2005 के आधार पर किस विद्यालय में होना चाहिए, तो समावेशी विद्यालय में होना चाहिए। कुछ समस्या है, अगर गंभीर समस्या है तो विशिष्ट में जाएगा, कुछ समस्या है तो समावेशी विद्यालय में आएगा। ठीक है, ये अंतर है। RT एक्ट के अनुसार प्रत्येक निजी विद्यालय को कितने प्रतिशत गरीब बच्चों को प्रवेश देना होगा, तो 25%।
भारत का भविष्य उसकी कक्षा में निर्मित हो रहा है, यह मत किस आयोग का है? 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोठारी आयोग। बचपन डे केयर सेंटर्स का संचालन किया जाता है प्री प्राइमरी हेतु। ममता विद्यालय किसके लिए होते हैं? ममता विद्यालय किसके लिए होते हैं? 42 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मानसिक मंदित हेतु। संकेत विद्यालय संचालित होते हैं किसके लिए? संकेत जो मूक बधिर छात्र होते हैं, मूक बधिर जो छात्र होते हैं उनके लिए होते हैं संकेत विद्यालय। मूक बधिर हो जाएगा राइट आंसर। स्पर्श विद्यालय का संचालन किया जाता है दृष्टिबाधित छात्रों हेतु। अमरावती पुरुषोत्तम उद्देशीय दिव्यांग सशक्तिकरण संस्थान कहाँ है? 45 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, वाराणसी। एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से किसे सर्वाधिक बढ़ावा देगा? तो प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति को बढ़ावा देगा। गैर सरकारी संगठन जो अभावग्रस्त बालकों के लिए योजना बनाते हैं कहते हैं एनजीओ। एनजीओ का फुल फॉर्म होता है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा संबंधित है अनुच्छेद 21 का, ए भी हो सकता है 21 का ए, ठीक है, आर्टिकल 21A करके भी आता है और अनुच्छेद 21 का भी आता है। विकलांग व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय नीति कब पारित हुई? 49 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 10 जनवरी 2006। समावेशी शिक्षा पर विचार प्रस्तुत किए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने, कोठारी आयोग ने या दोनों ने? तो दोनों ने ही किए थे। भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी सन 1993 में। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस वर्ष विकलांग कल्याण विभाग की स्वतंत्र रूप से स्थापना की गई थी? 52 का राइट आंसर हो जाएगा अगस्त 1995। नेक्स्ट, राष्ट्रीय अपंग विकलांग संस्थान स्थित है? 53 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुंबई में। राष्ट्रीय श्रवण विकलांग संस्थान स्थित है, कहाँ स्थित है? तो ये भी मुंबई में है, श्रवण वाला भी मुंबई में है। यूनेस्को ने किस वर्ष को विकलांगों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया? 55 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1982 को। विकलांग बालकों का पहला पब्लिक स्कूल न्यूयॉर्क में किसने खोला? तो ये खोला था रिवोल्ड ने। किसने खोला था? रिवोल्ड ने। विकलांगों का पहला पब्लिक स्कूल न्यूयॉर्क में खोला था, ठीक है। कहाँ खोला गया था? न्यूयॉर्क में। किसने खोला? रिवोल्ड ने। विकलांग बालकों का पहला पब्लिक स्कूल जो रिवोल्ड ने खोला था न्यूयॉर्क में, वो कब खोला था? तो ये खोला था सन 57 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1834। न्यूयॉर्क हाउस ऑफ रिफ्यूजी की स्थापना की गई। न्यूयॉर्क हाउस ऑफ रिफ्यूजी की स्थापना किसके लिए की गई? तो ये की गई थी अपराधी बालकों के लिए। नेत्रहीनों के लिए न्यू इंग्लैंड असाइलम की स्थापना किस वर्ष की गई? 59 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1829 में। सिजुइन की एक पुस्तक है आईडीयूसी एंड इट्स ट्रीटमेंट बाई साइकोलॉजिकल मेथड, किस वर्ष प्रकाशित हुई? 60 का राइट आंसर हो जाएगा 1846 में, ठीक है। किसकी पुस्तक है ये भी पूछ सकता है, तो सिजुइन की पुस्तक है। कब प्रकाशित हुई? तो ये 1846 में, ठीक है। नेक्स्ट है, मस्तिष्क लकवा की शिक्षा की दिशा में किस सन में कार्य किया गया? तो ये मस्तिष्क लकवा के लिए 1973 में कार्य किया गया था। कौन सी संस्था चक्षु विकलांगों के लिए कार्य कराने वाली व्यक्तिगत और सामाजिक संस्थाओं के क्रियाकलापों को समन्वित करती है? 62 का राइट आंसर हो जाएगा नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड। नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में विकलांग व्यक्तियों से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद जो है विकलांग व्यक्तियों से संबंधित है? तो 41 से लेकर 46, आर्टिकल 41 to 46। 63 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। रेल मंत्रालय विविध प्रकार से विकलांग व्यक्तियों को किराए में छूट देता है। कितने परसेंट छूट देता है? तो 15 से लेकर 75% तक की छूट देता है। रेल मंत्रालय अंधे व्यक्तियों को किराए में छूट देता है, तो भैया 100% छूट है अंधे व्यक्तियों के लिए। निःशक्त जनों के अधिकारों पर घोषणा पत्र संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा कब स्वीकृत किया गया? 66 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 9 दिसंबर सन 1975।
पहली बार अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया गया, कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 3 दिसंबर 1992। इंटरनेशनल डे ऑफ डिसेबल्ड पर्सन्स का नया नाम अब क्या है? तो ये नया नाम है इनका, ये डे था विकलांगों का, इंटरनेशनल डे ऑफ डिसेबल्ड पर्सन्स का नया नाम है, क्या नाम है? इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसएबिलिटीज़। भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय ने 1974 में एकीकृत शिक्षा की शुरुआत की, जिसे किस नाम से जाना जाता है? 69 का राइट आंसर हो जाएगा विकलांग बच्चों के लिए समेकित शिक्षा। IEDC का पूरा नाम क्या है? IEDC का पूरा नाम है इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर द डिसेबल्ड चिल्ड्रन। विकलांग जन अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? 71 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1996 में लागू हुआ। ब्रेल लिपि में कितने अक्षर होते हैं? तो ये 256 अक्षर होते हैं ब्रेल लिपि में, 72 का बी हो जाएगा राइट आंसर। ब्रेल लिपि का आविष्कार कब हुआ? तो ये हुआ था 1824 में। ब्रेल लिपि कितने डॉट पर आधारित होती है? तो 6 डॉट पर आधारित होती है। और आधुनिक ब्रेल लिपि कितने पे होती है? तो ये 8 पे होती है आधुनिक। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम कब अस्तित्व में आया? तो ये आया था 1972 में। किसी सीमित क्षेत्र के अंतर्गत सामाजिक जीवन के संपूर्ण संगठन को समुदाय समझा जा सकता है, यह कथन किसका है, किसने कहा है? ऑगरबन तथा निमकॉफ हो जाएंगे राइट आंसर। विद्यालय और समाज के लेखक हैं जॉन ड्यूबी। जब छात्र सामुदायिक खेलों में भाग लेते हैं तो उसे कहा जाता है सामाजिक अंतःक्रिया। क्या कहा जाता है उसे कहा जाता है सामाजिक अंतःक्रिया। पब्लिक स्कूल आधुनिक लोकतंत्र के सिद्धांतों के प्रतिकूल है और उन्होंने देश की शैक्षिक प्रगति में कोई विशेष योग नहीं दिया है। यह विचार किसका है? तो यह विचार है मुदालियर आयोग का। बालक के विकास और निर्माण का कार्य है घर का, अभिभावक एवं अध्यापक का, माँ का या विद्यालय का? तो अभिभावक एवं अध्यापक का। सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत संबंधित है किससे? तो यह वाइगोत्स्की से संबंधित है। प्रधानाध्यापक जन्मजात एवं निर्मित दोनों होता है, यह कथन किसका है? तो ये कथन है ब्रे ने कहा है ये। दल शिक्षण प्रणाली के कितने सोपान होते हैं? तो 3 सोपान होते हैं। कौन कौन से 3 सोपान है? तो योजना, व्यवस्था और मूल्यांकन। दल शिक्षण को ही टोली शिक्षण भी कहा जाता है। दल शिक्षण के गुण नहीं है विशेष ज्ञान प्रदान करना, छात्रों में अनुशासन भावना का विकास, व्यक्तिगत समस्या का निवारण या संतुलित सामाजिक विकास संभव। 84 का राइट आंसर हो जाएगा आपका। व्यक्तिगत समस्या का निवारण नहीं होता है दल शिक्षण में, ठीक है। विशेष ज्ञान प्रदान किया जाता है, छात्रों में अनुशासन की भावना का विकास किया जाता है और संतुलित सामाजिक विकास संभव होता है। दल शिक्षण में क्या होता है? छात्रों का एक समूह होता है, टोली होती है, ठीक है। टोली शिक्षण भी कहते हैं, दल शिक्षण भी कहते हैं। प्रश्न पूछने व चिंतन का स्तर किनके मध्य होता है? प्रश्न पूछने व चिंतन का स्तर किनके मध्य होता है? तो ये होता है शिक्षक और छात्र के। दलीय शिक्षण का भाग नहीं है। देखिए, समस्या का निर्धारण एवं व्यवस्थित नियोजन, दल का गठन, ठीक है। पुरस्कार वितरण ये ठीक नहीं है। निरीक्षण की व्यवस्था ये भी ठीक है, तो पुरस्कार वितरण हो जाएगा राइट आंसर। किसने दलीय शिक्षण का प्रयोग सर्वप्रथम शिक्षण के लिए किया? 87 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रांसिस चेज। आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है? तो अपसारी चिंतन से संबंधित है। शिक्षण में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है कमजोरियों का पता लगाना, कमजोरियों को दूर करना, उपचारात्मक सुझाव देना या उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। उपचारात्मक कार्य होना चाहिए प्रत्येक पाठ्य की समाप्ति पर, प्रत्येक पाठ्य की समाप्ति पर होना चाहिए उपचारात्मक कार्य। शैक्षिक माध्यम का चयन करते समय सर्वाधिक आवश्यक होता है। 91 का राइट आंसर हो जाएगा छात्रों के स्तर का ध्यान रखना। स्लाइड प्रोजेक्टर एक तंत्र है जिसमें फिल्म स्लाइड पर अंकित चित्र को पर्दे पर देखा जा सकता है। नेक्स्ट है, स्लाइड प्रोजेक्टर के बल्ब का प्रकाश कैसा होता है? तो दूधिया रंग का बल्ब का प्रकाश होता है। स्लाइड प्रोजेक्टर का प्रमुख अवयव जो उसकी गुणवत्ता को निर्धारित करता है वह क्या है? तो वह होता है उसका
प्रक्षेपी लेंस। अन्य शैक्षिक साधनों या माध्यमों की तुलना में ओवरहेड प्रोजेक्टर यानी कि OHP ओवरहेड प्रोजेक्टर कहाँ अधिक उपयोगी है? तो प्रयुक्त ट्रांसपेरेंसी को स्वयं बनाया जा सकता है, राइट आंसर हो जाएगा। विजुअल एजुकेशन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1926 में किया। किसने किया? तो ये किया था नेल्सन आई ग्रीन ने। टोली शिक्षण प्रविधि का विकास कब हुआ? 97 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर है 1955 में। टोली शिक्षण प्रविधि का विकास कहाँ हुआ? टोली शिक्षण प्रविधि का विकास कहाँ हुआ? तो ये हुआ था अमेरिका में। टोली शिक्षण के सोपान हैं योजना, व्यवस्था, मूल्यांकन। उपयुक्त सभी हो जाएंगे, राइट आंसर। 3 सोपान होते हैं टोली शिक्षण के या दलीय शिक्षण के, एक ही बात है। दलीय शिक्षण का विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ? तो ये हुआ था हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में। ये कहाँ है? ये अमेरिका में है, ठीक है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, इससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आपका इंक्लूसिव समावेशी विद्यालय का सृजन, ये क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल, ये आपका फिनिश हो गया है। बाकी जो पिछले वर्ष का जो कैसा पेपर आया था इसका, वो भी मैं कराऊंगा, पिछले वर्ष के पेपर भी कराऊंगा इसके बाद, ठीक है। चैनल से जुड़े रहें। और बाकी आपका जो एग्ज़ाम होगा उसके पेपर का एनालिसिस भी किया जाएगा चैनल के थ्रू। तो चैनल पे वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें, कोई सुझाव देना चाहते हो तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि।